नमस्कार, आप देखें धाकड़ एक्सक्लूसिव और मैं हूं आपके साथ। धाकड़ एक्सक्लूसिव की शुरुआत आज एक दुखद खबर के साथ। यूक्रेन में छिड़ी जंग के बीच आज छठे दिन एक भारतीय छात्र की मौत की खबर सामने आई। यूक्रेन के खार्किव में हुए हमले में एक भारतीय छात्र नवीन, जो कि महज 21 साल का था, उसकी मौत हो गई और पूरा देश नवीन की मौत के बाद गमगीन है। विदेश मंत्रालय ने खुद नवीन की मौत की जानकारी पूरे देश को दी है। ये आज सुबह का वीडियो है जब यूक्रेन में पढ़ाई करने गए कर्नाटक के छात्र नवीन शेखरप्पा ने आखिरी बार अपने पिता से फोन पर बात की थी। वीडियो कॉल करके पिता को यूक्रेन के बिगड़े हालात बताए थे। तब पिता ने अपने 21 साल के बेटे नवीन से कहा था कि जहां हो वहीं रुके रहो, इमारत पर तिरंगा लगाओ तो बचे रहोगे। ಬಂಕರ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದು ಏನೋ ಫ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಫ್ಲಾಗ್ ಹಾಕ್ರಿ ಈಗ ಅಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀನು ಸಿಕ್ಕದವನ ಎದ್ರ ಬದ್ರ ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪನ್ ತಂದಾರ ಈಗ। लेकिन नियति का खेल देखिए कि इसी बातचीत के कुछ मिनटों बाद खार्किव के उसी इलाके में रूस ने भीषण बमबारी की और फिर खबर ये आई कि इस हवाई हमले में नवीन शेखरप्पा की मौत हो गई। ಹೌದಾ, ಈಗ ಬಂಕರ್ನಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದರಿಪ್ಪ ಈಗ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ? ಪೇಷಂಟ್ ಹೋಗ್ಯಾರ ಅಲ್ಲಿಂದ? ನಿಮ್ದು ಯಾಕೆ ಇದಾತ? ಹೋದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ಕಂತಾರ, ನಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಅದ ಇದ್ರಾಗ ಅದರ ಅಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ। भारतीय छात्र नवीन शेखरप्पा की मौत की खबर विदेश मंत्रालय की तरफ से देश को दी गई। परिवार को जब ये दुखद खबर मिली तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पिता सदमे में चले गए क्योंकि चंद मिनट पहले ही माँ बाप अपने जिगर के टुकड़े की यूक्रेन में सलामती की दुआएं कर रहे थे। बेटा इस जंग से महफूज रहे और कैसे भी हो बस घर लौट आए, यही मिन्नतें कर रहे थे। मुझे बड़ा दुख है कि खार्किव में जो हवाई हमले हो रहे हैं उसमें एक भारतीय छात्र की मौत हो गई है। फिलहाल मंत्रालय छात्र के परिवार के साथ संपर्क में है। परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं कि नवीन खार्किव में हमले से ठीक पहले खाना लेने के लिए बाहर निकले थे। यूक्रेन में पढ़ाई करने वाले नवीन ने उज्जवल भविष्य के बड़े बड़े सपने देखे थे। वो यूक्रेन से पढ़ाई करने के बाद भारत लौटकर देश की सेवा करना चाहते थे, लेकिन रूस यूक्रेन की जंग ने ये सपने नवीन की मौत के साथ ही चकनाचूर कर दिए। नवीन की मौत की खबर सुनकर परिवार को गहरा सदमा पहुंचा है। रूस यूक्रेन युद्ध का ऐसा खौफनाक नतीजा जानकर समूचा देश दर्द से कराह उठा है। विदेश मंत्रालय ने यह दुखद खबर देते हुए आगे जानकारी दी कि भारतीय विदेश सचिव रूस और यूक्रेन के राजदूतों के साथ संपर्क में हैं। नवीन की मौत के फौरन बाद भारत सरकार की तरफ से यूक्रेन और रूस से तत्काल ये मांग उठाई गई कि भारतीय छात्रों और नागरिकों को निकालने के लिए सुरक्षित रास्ता दिया जाए, क्योंकि कई छात्र अभी भी खार्किव और दूसरे शहरों में फंसे हुए हैं। यूक्रेन में करीब 20,000 भारतीय मौजूद थे, जिनमें से करीब 4,000 लोगों का अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है। हालांकि यूक्रेन की राजधानी कीव में बिगड़ती स्थिति के बीच मंगलवार की सुबह भारतीय दूतावास ने एक सख्त एडवाइजरी जारी की, जिसमें सभी भारतीय नागरिक और छात्रों को कीव को जल्द से जल्द छोड़ देने की अपील की गई। लेकिन कीव के अलावा जिस तरह से खार्किव से नवीन की मौत की खबर सामने आई है, उससे अब ये समझना मुश्किल नहीं कि यूक्रेन में हालात कितने बिगड़ चुके हैं। स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है और ऐसे खतरनाक हालात में यूक्रेन से हर हिंदुस्तानी की घर वापसी सुनिश्चित होना अब बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। कर्नाटक के 21 साल के छात्र नवीन शेखरप्पा ने यूक्रेन के खार्किव में आज सुबह अपने पिता से आखिरी बार फोन पर बात की। यह पूरी बातचीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। बातचीत के पहले हिस्से में नवीन के घर पर पिता के साथ एक और व्यक्ति भी मौजूद हैं, जो शायद रिश्तेदार थे। इस व्यक्ति और नवीन के पिता ने बेटे से तिरंगा साथ रखने के लिए कहा था। नवीन के पिता ने बेटे से कहा था कि इमारत पर जाकर के तिरंगा लगा दो। ऐसा मोदी सरकार में एक मंत्री ने उनसे सुरक्षा के लिए करने के लिए कहा है। ಬಂಕರ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದು ಏನೋ ಫ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಫ್ಲಾಗ್ ಹಾಕ್ರಿ ಈಗ ಅಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀನು ಸಿಕ್ಕದವನ ಎದ್ರ ಬದ್ರ
ಈಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪನ್ ತಂದಾರ ಈಗ इसके बाद नवीन के पिता नवीन से पूछते हैं कि बंकर में नवीन के साथ और कितने लोग मौजूद हैं। नवीन कहते हैं कि 20 से 25 लोग मौजूद हैं। पिता चिंतित हो जाते हैं और कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके तुम वहां से अब घर लौट आओ। 10:11 ಯಾರು ತರ್ತಾರ ಹೌದಾ ಈಗ ಬಂಕರ್ನಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದರಿ ಪದಿ ಈಗ ಇಂಡಿಯಾದಾರ ಪೇಷಂಟ್ ಹೋಗ್ಯಾರ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ದು ಯಾಕೆ ಇದಾತ ಹೋದ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ಕಂತಾರ ನಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಆವಾಗಲ್ಲ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಅದ ಇದ್ರಾಗ ಅದರ ಅಲ್ಲೇ ಈಗ ಮದ್ टाइम्स नाउ नवभारत के पास नवीन और उनके पिता की बातचीत से जुड़ा हुआ एक और वीडियो है जिसमें कि पिता नवीन से पूछते हैं कि खारकीव से अब तक कितने लोग निकल चुके हैं। चिंता से पिता ग्रस्त हैं और पिता कहते हैं कि बेटा जितना जल्दी हो सके तुम वहां से निकल जाओ। ಸೀನಿಯರ್ಸ್ 15-20 ಜನ ಹೋಗಿದಾರ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ಪವಿ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಗೊಂಡು ಪವಿ ಅಜ್ಜ ಮಾತಾಡ್ತಾರದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಇದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟರ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಐತಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಟ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ಹೌದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರು तो एक पिता और उसके बेटे के बीच की बातचीत है। बताया जा रहा है कि आज सुबह की बातचीत है जब नवीन ने चिंताग्रस्त होकर के अपने पिता को फोन किया और पिता ने पूछा उनसे कि नवीन किस हालत में है। इस बातचीत के दौरान पिता और पुत्र दोनों को शायद इल्म भी नहीं होगा कि उन दोनों के बीच की आखिरी बातचीत होने जा रही है। पिता भारत में बैठकर ये लगातार उम्मीद कर रहे थे कि ऑपरेशन गंगा के तहत बाकी छात्रों की तरह नवीन को भी सुरक्षित घर लेकर के आया जाएगा। नवीन भी शायद इसी उम्मीद में था कि जल्दी वो वहां से अपने घर लौट पाएगा, अपने परिवार के बीच, अपने पिता की गोद पे। लेकिन नियति ने ऐसा होने नहीं दिया और रूसी सैनिकों के हमले का शिकार नवीन वहां पर हुआ, अपनी जान गंवा दी नवीन ने। आप नियति देखिए कि जहां सुबह पिता और बेटे के बीच में बातचीत हो रही थी, कोशिशें ये हो रही थी कि नवीन को सुरक्षित उसके घर पहुंचाया जाए, तो बातचीत के चंद घंटों के बाद कोशिशों की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। जो कोशिशें अभी तक सिर्फ ये थी कि नवीन को सुरक्षित घर लाया जाए, अब कोशिशें ये हैं कि नवीन के पार्थिव शरीर को किसी तरीके से यूक्रेन से निकाल करके उसके परिवार के बीच तक पहुंचा दिया जाए। नवीन गया था अपने परिवार की उम्मीदों को पंख लगाने के लिए, पढ़ने के लिए यूक्रेन में, ताकि मेडिकल पढ़े, अपने देश का नाम रोशन करें, अपने परिवार को गौरवान्वित करें। महज 21 साल का था नवीन। आमतौर पर यह कहा जाता है युद्ध का प्रोटोकॉल होता है कि आप सिविलियंस पर, आम लोगों पर, नागरिकों पर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन ऐसी किसी भी संधि को ना मानते हुए, ऐसे किसी भी नियम को ना मानते हुए रूसी सेना ने एक प्रशासनिक बिल्डिंग पर हमला किया और बताया यह जा रहा है कि नवीन वहीं पर मौजूद था। खाने की लाइन में नवीन लगा हुआ था जिस वक्त यह हमला हुआ और नवीन के प्राण ले लिए गए। नवीन की पहचान आमतौर पर हो नहीं पाई थी, लेकिन नवीन के पास जो मोबाइल बरामद हुआ, उस मोबाइल से नवीन की पहचान की गई। ये तस्वीर आपको दिखाई, ये बातचीत एक पिता एक बेटे के बीच की आपको दिखाई, और आप देखेंगे कितना मार्मिक क्षण रहा होगा जब पिता इस बात से खौफजदा है कि उसका बेटा सुरक्षित देश वापस लौट पाएगा कि नहीं लौट पाएगा। कितने लोग वहां फंसे हुए हैं, लगातार गोलीबारी हो रही है। खारकीव वो शहर जहां पे रूसी सेना लगातार बम धमाके कर रही है, बिल्डिंगों पर रॉकेट दागे जा रहे हैं, वातावरण में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज रही है, और उसी फोन कॉल पर एक बेटे से बात करते हुए पिता उम्मीद कर रहा है कि जल्द वापस लौट आओ। ये ढाढ़स बंधाया गया कि सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। ये ढाढ़स बंधाया गया कि केंद्रीय मंत्री ने उनसे कहा कि अगर तिरंगा लगा लिया जाएगा बिल्डिंग पर तो आप सुरक्षित रहोगे, लेकिन तमाम बातें गलत साबित हुई। ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದು ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ
ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಲಾಗ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸಾಮಾನು ತಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟು. ಬಂಬಾರಿ ಟೈಮ್ನಾಗ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಏನೋ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವಾಗ ಶಾಂತ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೆಹಿಕಲ್ ಸಿಗ್ತವೆ, ಟ್ರೈನು, ಬಸ್ಸು. ये पिता और पुत्र के बीच की बातचीत आपने इस न्यूज के बाद जो कुछ हुआ वो इतिहास में दर्ज हो चुका है। अब तक आपने यूक्रेन में अब तक का सबसे बड़े हमले की तस्वीर भी आपको हम दिखाते हैं। यूक्रेन में चारों तरफ तबाही है। बेलारूस में दोनों देशों के बीच बातचीत बेनतीजा रही। उस बीच रूस ने परमाणु ट्रायड की तैयारी शुरू कर दी है। रूसी सेना का 64 किलोमीटर लंबा काफिला कीव की तरफ कूच कर रहा है। हजारों भारतीय क्षेत्र आज भी यूक्रेन में फंसे हैं, लेकिन इसी बीच यूक्रेन की राजधानी कीव में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया गया। दूतावास की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई और कहा गया कि सभी भारतीय किसी भी तरीके से आज ही यूक्रेन की राजधानी को हर हाल में छोड़ दें। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग बढ़ती ही जा रही है। यूक्रेन में चारों तरफ तबाही मची हुई है। बेलारूस में दोनों देशों के बीच बातचीत बेनतीजा रही है। इस बीच रूस ने परमाणु ट्रायड की तैयारी भी शुरू कर दी है। रूसी सेना का 64 किलोमीटर लंबा काफिला कीव की तरफ बढ़ता जा रहा है। हजारों भारतीय छात्र आज भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इस बीच यूक्रेन की राजधानी कीव में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास की ओर से एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि सभी भारतीय छात्र आज ही यूक्रेन की राजधानी कीव को हर हाल में छोड़ दें। कीव से निकलने के लिए ट्रेन, बस या किसी भी चीज का सहारा ले लें, लेकिन बिना देर करते हुए आज ही कीव से हर हाल में बाहर निकल जाएं। हालात को देखते हुए अगर मौका मिलता है तो उन्हें जरूर वो कीव को छोड़ना चाहिए, लेकिन ये निर्णय उन्होंने ही लेना है, क्योंकि वो युद्ध के बीच में क्या ओपनिंग मिलता है, क्या उसमें कितना खतरा है नहीं है, वो तो उन्हीं को जज करना है। इसलिए हमको उन पे छोड़ देना चाहिए, लेकिन हाँ, उनको कोशिश जरूर करनी चाहिए कि ये वॉर जोन से जितना जल्दी हो, अगर संभव हो तो हर संभव प्रयास करें कि वहां से एक सुरक्षित स्थान पे आ जाएं। रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ तेजी से बढ़ रही है। रूस की ओर से जल्द ही कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई की जा सकती है। जानकारों की माने तो यूक्रेन पर नियंत्रण पाने के लिए रूस अब बड़ा हवाई हमला करने की फिराक में है। एक डेस्परेशन तो जरूर नजर आ रही है। वो जितना आसान उन्होंने समझा था उतना आसान है नहीं, लेकिन इतनी ज्यादा जो मास है उनके पास ये फोर्सेस का, कि वो कब्जा तो हो जाएगा। यूक्रेन में हर गुजरते हुए घंटे, हर गुजरते दिन के साथ हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सही सलामत स्वदेश लाने के लिए पीएम मोदी ने एक बड़ा फैसला किया है। सरकार ने ऑपरेशन गंगा के तहत चल रहे अभियान में अब भारतीय वायुसेना को भी शामिल किया गया है। भारतीयों को निकालने के लिए C-17 विमान की तैनाती की जाएगी। अब तक केवल प्राइवेट इंडियन कैरियर रोमानिया और हंगरी से ही भारतीय नागरिकों को वापस ला रहे थे। तो ये फैसला बताता है कि भारत सरकार अब यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी कर चुकी है और भारतीय वायुसेना को ऑपरेशन गंगा में शामिल करने का संदेश भी एक बड़ा संदेश माना जा रहा है। कीव में रूसी सैनिक सोमवार रात से ही लगातार बम और मिसाइल से हमला कर रहे हैं। कीव पर कब्जे के लिए रूस काफी आक्रामक हो चुका है। लगातार होते हमलों से खतरा बढ़ता ही जा रहा है। रूस की ओर से भी एक एडवाइजरी भारतीय छात्रों के लिए जारी की गई थी, जिसमें कहा गया है कि यूक्रेन में फंसे भारतीय रूसी सैनिकों से संपर्क करें। रूसी सैनिक उन्हें हर संभव मदद पहुंचाएंगे। रूसी सेना भारतीयों को यूक्रेन से बाहर निकालने में भी मदद करेगी। रूस जल्द ही कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। हर जानकार इसी ओर इशारा कर रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन अगला कदम क्या उठाएंगे, इसको लेकर पूरी दुनिया में डर का माहौल है।
ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और इसी बीच एक और बड़ी खबर यह आ रही है कि रूस की सेना ने कीव को खाली करने के लिए कहा है। अभी तक भारत की तरफ से यह एडवाइजरी जारी की गई थी कीव को जल्द से जल्द खाली किया जाए, लेकिन अभी रूस की सेना ने भी कीव को खाली करने के लिए कहा और यह कहा है कि कीव में जितने भी लोग रहते हैं वो तमाम लोग वहां से चले जाएं, सैन्य ठिकानों के पास चले जाएं और पूरा का पूरा कीव शहर आप खाली कर दीजिए। ये रूसी सेना की तरफ से एक चेतावनी कहा जाए या एक एडवाइजरी कहा जाए, ये फैसला आप कर सकते हैं, लेकिन रूस की सेना की तरफ से कहा गया कि आप सैन्य ठिकानों के पास से पूरे शहर को आप खाली कर दीजिए। जहां जहां यूक्रेन सेना के सैन्य ठिकाने हैं वहां के लोग उसके आसपास की जगहों से हट जाएं, क्योंकि सैन्य ठिकानों को रूस की सेना गिन गिन कर और चुन चुन कर निशाना बनाने वाली। ऐसे में एहतियात के तौर पर युद्ध भूमि में कोई कोलैटरल डैमेज ना हो, उसको रोकने के लिए रूस की सेना की तरफ से कह दिया गया कि कीव में रहने वाले लोग शहर खाली कर दें और खास तौर पर जो लोग रहते हैं सैन्य ठिकानों के पास उस जगह को निश्चित तौर पर जल्द से जल्द खाली कर दिया जाए। एक तरफ युद्ध भूमि में लगातार बम बरस रहे हैं, भयानक बमों का इस्तेमाल किया जा रहा है, रॉकेट लॉन्चर दागे जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच भारत ने ऑपरेशन गंगा के तहत वहां से लोगों को निकालने के लिए कवायद लगातार शुरू की है। इसी बीच आपको कुछ आंकड़े हम दिखाते हैं कि कहां से कब कब कितने लोगों को निकाला गया। सबसे पहले बात कीजिए गल्फ युद्ध की। 1,70,000 लोगों को साल 1990 में वहां से इवैक्यूएट किया गया। 1,70,000 फर्ज कीजिए। साल 2006 में ऑपरेशन सुकून के तहत लेबनान से 2,000 भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया और देश वापस लेकर के आए। 2006 में यह पूरा ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ऑपरेशन राहत साल 2015 जहां यमन से 5,600 लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया, लोगों को वतन वापस लेकर के आया गया सुरक्षित तरीके से। ऑपरेशन मैत्री साल 2015 ही में वहां पर 43,000 भारतीयों का पड़ोसी देश नेपाल से रेस्क्यू किया गया और उनको सुरक्षित अपनी सरजमीन पर लेकर के आया गया। 9,509 लोगों को एयर रेस्क्यू के तहत वहां से बाकायदा सुरक्षित तरीके से लाया गया। ऑपरेशन देवी शक्ति साल 2021 आपके ज़हन में ताजा होगा, जहां अफगानिस्तान से 669 लोगों को सुरक्षित अपने देश लेकर के आया गया। और अब ऑपरेशन गंगा लगातार जारी है, जहां हजारों की संख्या में रोजाना भारतीयों को स्वदेश लेकर के आया जा रहा है। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं और तस्वीरें दिखाते हैं यूक्रेन में अब तक के सबसे भयानक हमले की तस्वीरें। रूसी सेना का सबसे बड़ा मिसाइल अटैक, वो भी रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत होने के महज 24 घंटे के अंदर। शहर चुना गया खार्किव और जगह चुनी गई खार्किव में यूक्रेन की एक प्रशासनिक बिल्डिंग। एक मिसाइल दागी गई, मिसाइल का धमाका होता है और चारों तरफ से धुआं, सिर्फ आग और सिर्फ मलबा ही नजर आता है। अब से ठीक 24 घंटे पहले बेलारूस में रूस और यूक्रेन के बीच शांति की बातचीत पूरी हुई थी और तब से लगातार रूस की तरफ से यूक्रेन के शहरों पर ताबड़तोड़ मिसाइल और बम बरस रहे हैं। इस वीडियो को बस कुछ सेकंड्स देखते रहिए। यह यूक्रेन पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सेना का सबसे बड़ा मिसाइल अटैक है। ध्यान से देखिए, एक मिसाइल आती है, धमाका होता है, आग ही आग दिखाई देती है और सब धुआं धुआं हो जाता है। रूस की सेना ने यह हमला यूक्रेन के खार्किव शहर में किया और जिस बिल्डिंग को आप देख रहे हैं, कुछ वक्त पहले तक वो खार्किव का प्रशासनिक भवन हुआ करता था, जो रूस के मिसाइल हमले के बाद मलबे में तब्दील हो चुका है। प्रशासनिक भवन में रूस के इस मिसाइल अटैक का वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। रूस की सेना ने मिसाइल दागी जो सीधा प्रशासनिक भवन में आ गिरी। जोरदार धमाका हुआ, उसके बाद आग का गुबार दिखाई दिया और उसके बाद मलबे का ढेर।
इस मिसाइल अटैक में प्रशासनिक भवन के बाहर खड़ी कारों के भी पर खच्चे उड़ गए। हमला कितना भयानक था आपको इन 2 तस्वीरों से पता चलेगा। इससे आपको इस हमले के बाद की बर्बादी का अंदाजा हो जाएगा। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब रूस की मिसाइल प्रशासनिक भवन को अपना निशाना बनाती है और दूसरी तस्वीर प्रशासनिक भवन के मलबे में तब्दील होने की है। हमले के बाद हर तरफ मलबा बिखरा हुआ है। सड़क पर काफी दूर तक बर्बादी की तस्वीर देखी जा सकती है। जली हुई गाड़ियां गवाह है कि हमला कितना भयानक और भीषण था। रूस रिहायशी इलाकों के साथ साथ यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को भी लगातार टारगेट कर रहा है। ऐसे ही एक हमले में यूक्रेन के 70 सैनिकों के मारे जाने का दावा रूस कर रहा है। रूस ने यह हमला कीव के शहर ओक्तिर्का में किया। रूस यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे के लिए अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है और ये हमले रूस के इसी इरादे पर मोहर लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और धाकड़ एक्सक्लूसिव में आपको यूक्रेन के खार्किव शहर की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। और तस्वीर बेहद अहम इसलिए क्योंकि ये वो तस्वीर है जब रूस की सेना ने 15 लाख लोगों को एक साथ निशाने पर लिया और बमों की बरसात शुरू कर दी। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिसमें आप देखेंगे रूसी सेना के फटते हुए बम्स और सुनेंगे खार्किव के लोगों की चीखें। कुछ सेकंड के लिए इस वीडियो को देखते रहिए। ध्यान से देखिए, दूर बिल्डिंगों पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, घरों पर हमले हो रहे हैं। यह वीडियो खार्किव का है। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव के रिहायशी इलाकों पर रूस के लड़ाकों का हमला है। यह हमला खार्किव के 15 लाख लोगों पर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि खार्किव शहर में लगातार धमाके हो रहे हैं। यूक्रेन के अधिकारियों का कहना है कि रूस के इस हमले में जानकारी मिलने तक 7 लोग मारे गए हैं और 25 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। लोगों की चीख पुकार आप वीडियो में सुन सकते हैं। वीडियो में लगातार होते धमाके साफ साफ देखे जा सकते हैं। धमाकों के बाद दहशत में लोगों की आवाज सुनी जा सकती है और रूस का कहना है कि रिहायशी इलाकों में वो हमला नहीं कर रहा। यह सच है कि रूस की सेना यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर काफी तेज हमले कर रही है। आपके टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं वो ब्रोवरी हाईवे की हैं। कार चलाते हुए लोग वीडियो बना रहे हैं। हाईवे के किनारे आग ही आग है। लगता है ताजा ताजा हमला हुआ है। हाईवे पर गाड़ी चलाते व्यक्ति को सुनिए। ब्रोवरी हाईवे यूक्रेन की कैपिटल कीव से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर है। ब्रोवरी हाईवे के किनारे जलता हुआ यूक्रेन का सैनिक बेस चिंता का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग अब धीरे धीरे आउट ऑफ कंट्रोल लगातार होती जा रही है। बेलारूस में हुई दोनों देशों के बीच बातचीत बेनतीजा रही और रूस ने यूक्रेन की राजधानी पर कंट्रोल करने के लिए फुल एंड फाइनल अटैक की तैयारी शुरू कर दी है। राजधानी कीव की ओर 64 किलोमीटर लंबा एक रूसी सैन्य काफिला धीरे धीरे लगातार बढ़ता जा रहा है। इस रिपोर्ट के जरिए आप तस्वीरें देखिए जरा। रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध जारी है। रूस की सेना ने चारों तरफ से यूक्रेन को घेर लिया है। यूक्रेन में आम आदमी वाले इलाकों पर लगातार बमबारी हो रही है। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर पर रूस का हमला हो चुका है। अब यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे का खतरा बढ़ गया है। इस बीच कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, जिनसे ये साफ हुआ है कि अब रूस की सेना हर हाल में कीव पर कब्जा चाहती है। जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, उनसे पता चला है कि यूक्रेन की सड़कों पर 64 किलोमीटर लंबा रूसी सैनिकों का काफिला मौजूद है। रूस की सेना का 64 किलोमीटर लंबा काफिला अब तेजी से कीव की तरफ बढ़ रहा है। महायुद्ध शुरू होने के बाद से यूक्रेन की तरफ भेजा गया अब तक का ये सबसे बड़ा सैन्य काफिला है। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद यह आशंका काफी बढ़ गई है कि यूक्रेन की राजधानी कीव पर जल्द ही रूस बड़ा हमला करेगा। अमेरिकी सैटेलाइट इमेजिंग कंपनी मैक्सार टेक्नोलॉजी ने यह तस्वीरें शेयर की हैं। इससे पहले कीव पर होने वाले बड़े हमलों को नाकाम किया जा चुका है। इस काफिले में सैन्य हथियार, टैंक और मिलिट्री के
कई अन्य वाहन भी शामिल हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि रूसी सैनिकों का काफिला एंटोनोव एयरपोर्ट के पास है, जो राजधानी कीव से 18 मील की दूरी पर ट्रिब्लिट्स शहर में सड़कों पर फैला हुआ है। मैक्सार ने कहा है कि कुछ हेलीकॉप्टर यूनिट्स भी यूक्रेन के साथ सीमा के उत्तर में 20 मील से भी कम दूरी पर दक्षिणी बेलारूस में देखे गए हैं। यूक्रेनी सैनिकों ने राजधानी कीव को चारों तरफ से घेरा हुआ है। यूक्रेन के सैनिक पूरी कोशिश में लगे हैं कि रूस के सैनिकों को कीव में ना घुसने दिया जाए, लेकिन रूस ने अब अपने सबसे बड़े सैन्य काफिले को कीव पर कब्जा करने के लिए रवाना कर दिया। कीव पर कब्जे का मतलब है जंग में रूस की जीत। ऐसे में अब रूस बड़े स्तर पर कीव पर हमला कर सकता है ताकि वहां की सरकार को सत्ता से हटाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। ये आप बड़ी खबर देख रहे हैं। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन में एक बैठक चल रही थी। उस बैठक में रूस के प्रतिनिधि ने जैसे ही बोलना शुरू किया, वहां मौजूद अधिकांश प्रतिनिधियों ने अपनी सीट छोड़ दी और वहां से वो बाहर निकल गए। यानी रूस का बायकॉट किया गया, उसका तिरस्कार किया गया है। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, ये यूएनएचआरसी की तस्वीरें हैं, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन की तस्वीरें, ये जहां पर की तमाम प्रतिनिधि अलग अलग देशों के मौजूद थे। उन प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी बात रखी सामने, लेकिन जैसे ही रूस के प्रतिनिधि ने अपनी बात शुरू करने की कोशिश की, वैसे ही वहां मौजूद अधिकांश देशों के प्रतिनिधि अपनी सीटों से उठ खड़े हुए और उस कमरे से, उस मीटिंग हॉल से वो बाहर निकल गए। ये विश्व का एक अप्रत्यक्ष तौर पर संदेश है रूस को कि रूस की हरकतों के चलते अब विश्व में उसकी स्थिति क्या होने वाली है। जो आपको लगातार हम खबरें दिखा रहे हैं, उसमें भी वर्ल्ड रिएक्शन सामने आ रहा है और ये चीज सामने आ रही है कि किस तरीके से अलग अलग देश प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ब्रिटेन की तरफ से, अमेरिका की तरफ से ये साफ संदेश दिया गया, फ्रांस की तरफ से साफ संदेश दिया गया, बाकी जो अलग अलग देश हैं वो संदेश दे रहे हैं कि रूस को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अलग अलग तरह के प्रतिबंध रूस के ऊपर अलग अलग देशों से लागू कर दिए गए। कहीं की तरफ से वित्तीय जो प्रतिबंध है वो लागू किए गए। कई देशों ने अपनी हवाई सीमा को, हवाई क्षेत्र को रूस के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया। तो अब यूएनएचआरसी में भी ये तस्वीरें सामने आई, जहां यूएनएचआरसी में रूस को पूरी तरीके से बायकॉट किया गया। रूस के प्रतिनिधि ने जैसे ही अपनी बात रखने की शुरुआत करनी चाहिए, वैसे ही वहां मौजूद तमाम लोग और अधिकांश लोग, ये कहा जाए, वहां मौजूद अधिकांश लोग वहां से उठ खड़े हुए और उन्होंने उस कमरे को छोड़ दिया। तो टाइम्स नाउ भारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, और सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यूएनएचआरसी की मीटिंग के अंदर की तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर वो है जहां यूक्रेनियन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने जब उस सदन को संबोधित किया तो तालियां बजाकर के उनका स्वागत किया गया और उनकी बात का समर्थन किया गया। तो दूसरी तरफ जैसे ही रूस के प्रतिनिधि ने अपनी बात रखनी शुरू की, वैसे ही वहां मौजूद लोगों ने उस सभागार को छोड़ दिया और वहां से बाहर निकल आए। यूक्रेन और रूस की वैश्विक परिदृश्य पर, वैश्विक पटल पर स्थिति क्या बन चुकी है, ये आप देख पा रहे हैं दोनों तस्वीरों के जरिए। पहली तस्वीर जहां राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने जब अपना अभिभाषण पूरा किया, संबोधन पूरा किया, तो लोगों ने खड़े होकर के तालियां बजाकर के उस संबोधन का स्वागत किया, उसका समर्थन किया। तो दूसरी तस्वीर जैसे ही यूएनएचआरसी के अंदर रूस के प्रतिनिधि ने अपनी बात रखने की शुरुआत की, तो वहां मौजूद बाकी प्रतिनिधियों ने वो सभागार छोड़ देना बेहतर समझा और अपनी सीटों से उठ करके वो सभागार से बाहर निकल गए। दोनों तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि वैश्विक पटल पर इस वक्त दोनों देशों की स्थिति क्या बन चुकी है। जो वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की बात हम लोग लगातार सुनते हैं, कहते हैं, करते हैं, वर्ल्ड ऑर्डर कम से कम रूस और यूक्रेन के लिए किस तरीके से बदल रहा है, ये दोनों तस्वीरें उसको दिखा रही हैं। और बात वैक्यूम बम की। वैक्यूम बम है क्या और कहां से इसकी चर्चा लगातार शुरू हुई? जिस वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया गया उसकी गहनता क्या है, वो कितना इंपैक्ट करेगा और विभीषिका कितनी उसकी हो सकती है, इसकी बानगी इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। सेकेंड टीवी स्क्रीन पर नजर बनाए रखें।
रूस यूक्रेन महायुद्ध के 6 दिनों में ये रूस का यूक्रेन पर सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक हमला है। हमला दिल दहला देने वाला है। ये हमला वैक्यूम बम का है। रूस का यूक्रेन पर वैक्यूम बम अटैक, न बारूद न ही आग, सिर्फ धुएं और धूल का सैकड़ों मीटर का गुबार। कहा जा रहा है कि यूक्रेन की सीमा के पास एक रूसी थर्मोबैरिक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर देखा था। आशंका है कि रूस ने यहीं से वैक्यूम बम से हमला किया। अमेरिका में यूक्रेन की राजदूत मार्कारोवा ने कहा कि यूक्रेन पर वैक्यूम बम से हमला युद्ध अपराध से भी कहीं ज्यादा बड़ा अपराध है। हम यहाँ आपको वैक्यूम बम के बारे में कुछ खास बातें बताना जरूरी समझते हैं। रूस के इस वैक्यूम बम का नाम है TOS-1A थर्मोबैरिक रॉकेट। वैक्यूम बम को थर्मोबैरिक हथियार और एरोसॉल बम भी कहा जाता है। थर्मोबैरिक बम में बारूद का इस्तेमाल नहीं किया जाता। वैक्यूम बम हाई प्रेशर वाले विस्फोटकों से भरे होते हैं। वैक्यूम बम का विस्फोट बेहद शक्तिशाली होता है। तस्वीर गवाह है, असर भी उतना ही भयानक होता है। वैक्यूम बम 44 टन TNT की ताकत के साथ विस्फोट करने में सक्षम है। वैक्यूम बम 300 मीटर के दायरे में तबाही फैलाता है। वैक्यूम बम के विस्फोट से अल्ट्रासोनिक शॉक वेव निकलती है, जो मानव जीवन के लिए बहुत खतरनाक होती है। वैक्यूम बम फटने के बाद आसपास के वातावरण से ऑक्सीजन सोख लेता है। TOS-1A थर्मोबैरिक रॉकेट का कुल वजन 7100 किलोग्राम है। रूस ने इस वैक्यूम बम को वर्ष 2007 में बनाया था। अब तक वैक्यूम बम के असर की यूक्रेन से ज्यादा जानकारी हासिल नहीं हुई है, लेकिन ये तय है कि अगर वैक्यूम बम का रूस ने युद्ध में इस्तेमाल किया है तो हालात चिंताजनक होने वाले हैं। रूस के तमाम हमलों के बीच यूक्रेन और यूक्रेन के लोग पर्वत की तरह खड़े हैं, लड़ रहे हैं, जिससे रूस को हर रोज बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। रूस के वैक्यूम बम हमले से साफ है कि वो अपना धैर्य खोता जा रहा है। तो क्या यूक्रेन को वैक्यूम बम के बाद खतरा परमाणु बम का है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और अब आपको बताते हैं कि जिस वैक्यूम बम का जिक्र किया जा रहा है उसके धमाके के बाद क्या होता है। वैक्यूम बम पारंपरिक हथियारों से कहीं ज्यादा जानलेवा साबित होता है। ये बात सामने आ चुकी है और उसका धमाका जहां जहां हुआ उसका असर देख करके ये बात तय की गई। पारंपरिक हथियारों से कहीं ज्यादा जानलेवा वैक्यूम बम होता है। वैक्यूम बम मानव शरीर को भाप बना देने में सक्षम होता है, यानी चंद सेकंड में हवा से ऑक्सीजन सोख लेगा, इतनी गर्मी पैदा कर देगा कि सांस लेना दूभर होगा और फिर मानव शरीर की भाप बना देगा। मानव शरीर के जितने अंग होते हैं, टिश्यू हो, आंत हो, कान हो, फेफड़े हो, इन पर सबसे ज्यादा और सबसे पहले असर ये वैक्यूम बम करता है। कई शहरों को मलबे में तब्दील वैक्यूम बम कर देता है। इसके अंदर रसायन होता है, इसके अंदर विस्फोटक होता है। विस्फोट जैसे ही होता है, रसायन पूरी हवा में फैलता है और हवा में जितनी ऑक्सीजन होती है उस ही का इस्तेमाल करते हुए यह आग लगातार फैलती जाती है। वैक्यूम बम का दायरा लगातार फैलता जाता है। शहरों शहर इतनी गर्मी पैदा होती है कि लोगों को सांसों के लाले पड़ जाते हैं। रूस ने आज यूक्रेन पर वैक्यूम बम का हमला तो किया, जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि यह तमाम अंतर्राष्ट्रीय संधियों के ठीक उलट था। लेकिन आपको इसके पीछे की कहानी और बताते हैं आपको वित्तीय तौर पर रूस ये जो युद्ध कर रहा है, रूस रोजाना वित्तीय तौर पर कितना नुकसान झेल रहा है। यूक्रेन पर रूस के वैक्यूम बम से हमले का वीडियो देखकर दुनिया हैरान है। वैक्यूम बम प्रतिबंधित है, लेकिन पुतिन को अब यूक्रेन पर जीत के लिए इन प्रतिबंधों की कोई परवाह नहीं है। इस वैक्यूम बम के अलावा युद्ध के छठे दिन रूसी सेना ने खार्किव और कीव के बीच ओक्तिर्का शहर के मिलिट्री बेस पर भी हमला किया।
कहा जा रहा है कि इस हमले में 70 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। लेकिन चिंता की बात इससे भी बड़ी है, और वो ये कि अगर रूस यूक्रेन पर वैक्यूम बम दाग सकता है तो क्या वो यूक्रेन पर परमाणु बम से भी हमला बोल सकता है, जैसा कि पुतिन के बयानों से महसूस हुआ है। Уважаемые коллеги, вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. पुतिन ने यूक्रेन के संदर्भ में पश्चिमी देशों को धमकी दे दी है। पुतिन के आदेश के बाद रूस की सेना परमाणु बमों से हमलों की पूरी तैयारी में बैठी है। जानकार मानते हैं कि पुतिन के इरादे को देखते हुए इसकी आशंका बहुत ज्यादा है। तो सवाल है कि पुतिन को आखिर अब दुनिया का कोई खौफ क्यों नहीं है? इसका जवाब है रूस की वो परमाणु ताकत, जिसके दम पर वो दुनिया को तबाह करने की ताकत रखता है। कहा जा रहा है कि रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है। इनकी संख्या 6000 से अधिक है, जबकि अमेरिका के पास 5500 परमाणु हथियार है। रूस के पास फादर ऑफ ऑल बॉम्ब है, तो अमेरिका के पास जवाब देने के लिए मदर ऑफ बॉम्ब है। अमेरिका के फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास मौजूदा कुल परमाणु बमों में 2565 स्ट्रेटेजिक और 1912 नॉन स्ट्रेटेजिक बम है, और रूस इन परमाणु बमों को जमीन, सबमरीन और प्लेन के जरिए भी दुश्मन के ठिकानों पर गिरा सकता है। रूस के पास इतने खतरनाक परमाणु बम हैं जिनको लंबी दूरी तक मार करने वाली शक्तिशाली मिसाइलों के जरिए दागा जा सकता है। ये मिसाइलें इतनी ज्यादा ताकतवर हैं कि उनसे ब्रिटेन को मात्र 20 मिनट में और अमेरिका को 30 मिनट में निशाना बनाया जा सकता है। रूस ने इन हथियारों के नाम भी जानबूझकर बहुत डरावने रखे हैं। इनमें से एक का नाम तो शैतान है। ये हथियार पूरे शहर को तबाह करने के लिए बनाए गए हैं। हालांकि अगर पुतिन इन परमाणु बमों का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें भी बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा और इसका अंजाम पूरा रूस भुगत सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। लेकिन इसी बीच आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है कि तमाम देशों के पास, किस किस देश के पास कौन कौन से परमाणु बम है और कितने परमाणु बम है। तो आपको सिलसिलेवार तरीके से वो पूरी फहरिस्त दिखा देते हैं कि किस देश के पास मौजूदा वक्त में कितने परमाणु बम हैं। रूस के पास 6255 परमाणु बम है। अमेरिका के पास लगभग 5500 परमाणु बम है। चीन के पास 350। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों में इस वक्त बातचीत चल रही है। यूक्रेन के मुद्दे को लेकर के इन दोनों राजनेताओं के बीच में बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों में ये बातचीत चल रही है। यूक्रेन में आगे क्या हो सकता है, इसी ही को लेकर के बातचीत चल रही है कि दोनों देशों की स्ट्रैटेजी साझा तौर पर तैयार हो कि यूक्रेन में आगे आने वाली स्थितियों को कैसे संभाला जाए या क्या क्या संभावित स्थितियां यूक्रेन में इस वक्त पैदा हो सकती हैं और यूक्रेन में जो स्थिति पैदा होंगी उनको किस तरीके से ग्लोबल लेवल पर हैंडल किया जाना चाहिए। क्योंकि अभी तक यही बात है कि डिप्लोमेसी के लेवल पर दोनों देशों के बीच में यूक्रेन और रूस में बातचीत हो और आगे चीजें बेहतर हो। इमैनुअल मैक्रों से बातचीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पुतिन की कल लगभग 90 मिनट तक बातचीत हुई थी। तो जाहिर तौर पर इमैनुअल मैक्रों के पास एक बेहतर परिदृश्य होगा कि पुतिन आगे क्या करना चाहते हैं, पुतिन का यूक्रेन को लेकर के फिलहाल की स्थिति में विजन क्या है। इसी चीज को लेकर के आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रों के बीच में बातचीत हुई। हमारे सहयोगी अमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या जानकारी फिलहाल सबसे बड़ी बात जानकारी यही कि पीएम मोदी मैक्रो के साथ बातचीत कर रहे हैं और ये तमाम जो हालात हैं उसमें करीब जो चीजें हैं किस तरह से इसको बेहतर किया जा सकता है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के बीच बातचीत हो रही है और उसमें जो तमाम हालात है, क्योंकि देखिए अब जो स्थिति है वो लगातार बिगड़ रही है। ऐसे में
जो एक उनके तरफ से प्रस्ताव भी आया है, पुतिन की तरफ से 3 प्रस्ताव आए हुए हैं, तो उनको लेकर क्या होना है, किस तरह की बातें रखी जा सकती है, क्योंकि मैक्रो से ही बात करते हुए पुतिन ने कुछ अपनी बातें रखी थी। तो पुतिन से कल उनकी मैक्रो की बात हुई थी और उस दौरान उन्होंने अपनी 3 बातें रखी थी कि इन 3 मसलों को लेकर जो दोनों देशों के बीच शांति हो सकता है, और उसमें सबसे बड़ा यही था कि यूक्रेन जो है वो न्यूट्रल रहे, कोई यूएई और इसके किसी नेटो के साथ ना जाए। तो ये महत्वपूर्ण बातचीत है और मुझे लगता है ये कदम है जो ये रास्ता निकल सकता है बीच में कि कैसे ये युद्ध के दौर में जो शांति और ये जो सीज फायर की जो बात तमाम चीज हो रही है, तो उसमें एक बड़ा कदम हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी और मैक्रो के बीच जो बातचीत हो रही है। अमित, लेकिन ये भी बात सामने आ रही है कि कल पुतिन और इमानुएल मैक्रों के बीच में 90 मिनट तक बातचीत हुई है, तो जाहिर तौर पर इमानुएल मैक्रों के पास एक बेहतर तस्वीर होगी कि पुतिन का मौजूदा वक्त में यूक्रेन को लेकर के विजन क्या है, आगे क्या करने वाले हैं। जी हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखें तो जो पिछले 5-6 दिन की लड़ाई के बाद सबसे बड़ी और सबसे लंबी बातचीत मैक्रो और पुतिन के बीच में हुई है। तो 1.5 घंटे की बातचीत में वो तमाम मसले होंगे, तमाम बातें होंगी जो मैक्रो के सामने पुतिन रखी होगी कि उनकी नाराजगी क्या है, किन सब बातों को लेकर वो उनकी अपनी चिंताएं हैं, उनके देश की जो हित है, रशिया के हित, रशिया की सुरक्षा को लेकर उनकी जो मन में बात होगी वो उन्होंने रखा होगा मैक्रो के सामने। तो ऐसे में जब मैक्रो बात कर रहे होंगे प्रधानमंत्री मोदी से, तो ये दिखाता है कि जब पुतिन से बात करने के बाद वो सीधे प्रधानमंत्री मोदी से बात कर रहे हैं, क्योंकि मोदी एक ऐसा जरिया है जो कि दोनों देशों के बीच एक पुल का रोल प्ले कर सकते हैं, न सिर्फ यूक्रेन और इसके, बल्कि वो जो नाटो जो अमेरिका और रशिया के बीच भी एक पुल बन सकते हैं। तो एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट के तहत पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो के बीच बातचीत हो रही है और उसमें तमाम बातें, क्योंकि निश्चित तौर पे जो पुतिन के साथ बातचीत हुई होगी उसको भी विस्तार से रखेंगे वो प्रधानमंत्री मोदी के सामने। तो इसे एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक मूव के तौर पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री। लेकिन अमित, क्या ये चीज दर्शाती ये भी है कि जो कल पुतिन और मैक्रो की बात हुई, आज इमानुएल मैक्रो प्रधानमंत्री मोदी की बात हुई, तो भारत डिप्लोमेटिक लेवल पर जो कोशिशें कर रहा है उनमें भी कुछ तब्दीलियां आने वाले वक्त में हम देखें? जी हाँ, हो सकता है, क्योंकि भारत ने शुरू से एक बात रखी है कि जो हमला हुआ वो गलत हुआ, लेकिन इस पूरे विवाद को, ये जो पूरा युद्ध चल रहा है उसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ बातचीत है। और प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को जोरदार तरीके से रखा भी था, पुतिन के सामने भी रखा था कि बातचीत के जरिए ये चीजें सुलझ सकती है। तो ऐसे में एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है भारत, और इसीलिए इस जो बातचीत हो रही है मैक्रो और प्रधानमंत्री मोदी के बीच, इसे काफी अहम माना जा रहा है। बिल्कुल, शुक्रिया अमित आपका हम जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो एक बड़ी खबर, जहां कल पुतिन और इमानुएल मैक्रो के बीच में 90 मिनट यानी लगभग 1.5 घंटा बात हुई, तो आज फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में ये बातचीत हुई। ब्रेक के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के साथ।